छठा जो है ना वो चैप जो है वो सर अभी कनेक्शन ब्रेक हुआ था कुछ देर पहले। है। इसमें हम छठा जो अध्याय है उसमें बात करेंगे लोन और लोन के प्रकार। ऋण, रिटेल एडवांसेस में एजुकेशन लोन, शिक्षा का ऋण, उसके बाद होम लोन, आवास ऋण, व्हीकल लोन, वाहन ऋण, और साथ में कंज्यूमर ड्यूरेबल जो उपभोक्ता जो वस्तुएं हैं उनके लिए ऋण। ये हम इसमें अध्याय में इसमें चर्चा करने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या चीजें हमें। उसके साथ उपभोग ऋण, कंजम्पशन, ओवरड्राफ्ट, क्रेडिट कार्ड, एमएसएमई, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम ऋण जो है। इसी तरह से मुद्रा योजना के तहत सूक्ष्म और लघु उद्यमों का ऋण। और अंत में जो है ना किसान क्रेडिट कार्ड योजना, इन पर हम बात करेंगे इस चैप्टर 6 में। लोन और लोन के प्रकार, इसको कैसे कहा जाएगा? लोन जो है आर्थिक संपत्ति बनाने के लिए, इकोनॉमिक एसेट बनाने के लिए, अच्छे, जरूरतमंद और सुरक्षित कामों के लिए पैसे बांटने का एक व्यवस्थित तरीका है। कि जो आपको जरूरतमंद है, आप पर भरोसा किया जा सकता है, आप इकोनॉमिक कार्य करेंगे, आप इकोनॉमिक को जो है ना वो एक इकोनॉमिक एसेट बनाएंगे, ऐसा विश्वास करके एक जो है ना वो ऑर्गेनाइज तरीका है, एक व्यवस्थित तरीका है, एक ऑर्गेनाइज्ड मेथड है आपको लोन देना। बैंक कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, डिमांड लोन, टर्म लोन के रूप में लोन देते हैं। लोन को कारपोरेट लोन, एजुकेशन लोन, व्हीकल लोन के तौर पर बांटा जा सकता है। इसी तरह से सिक्योरिटी वाले लोन को, जो सिक्योरिटी वाले लोन अकाउंट को, और क्लीन लोन जो है ना वो जिसमें सिक्योरिटी नहीं है उसको अनसिक्योर्ड कहा जाएगा, क्लीन लोन कहा जाएगा। और जिसमें सिक्योरिटी है उसको जो है ना सुरक्षित या सिक्योरिटी वाला लोन कहा जाएगा। जो बिना सिक्योरिटी वाला है उसको क्लीन लोन या अनसिक्योर्ड कहा जाएगा। लोन और एडवांस के बीच का अंतर उसका मकसद है, उसका उद्देश्य है। कैसे? जैसे मान लीजिए लोन का इस्तेमाल जो है आमतौर पर लंबे समय की फाइनेंसिंग जरूरतों के लिए किया जाता है, और जबकि एडवांस का इस्तेमाल कम समय की शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग जरूरतों के लिए किया जाता है। फाइनेंसिंग जो शॉर्ट टर्म जरूरतें हैं वो उनके लिए किया जाता है दोनों का। अब बात आ गई खुदरा। खुदरा का क्या मतलब है, रिटेल बैंकिंग का क्या मतलब है, या रिटेल एडवांसेस का क्या मतलब है, रिटेल लोन्स का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कमर्शियल बैंकों का इंडिविजुअल कस्टमर के साथ बिजनेस, चाहे वो लायबिलिटी हो, चाहे वो डिपॉजिट हो, चाहे वो उधार हो, चाहे लोन हो, डिपॉजिट हो या बोरिंग्स हो उसके, और या उसके एसेट या लोन्स और एडवांसेस दोनों शामिल हैं। ऋण सुविधाएं, जो भी व्यापार बैंक इंडिविजुअल्स के साथ करता है, इंडिविजुअल कस्टमर के साथ करता है, तो उसका चाहे वो डिपॉजिट और बोरिंग्स हो, और उसके सेट में लोन्स और एडवांसेस दोनों शामिल हैं, अगर वो ऐसा करता है तो उसको हम कहते हैं ये बिजनेस जो है ना वो ये हमारा रिटेल बैंकिंग है। अगर हम इसकी लायबिलिटी साइड पर देखें तो फिक्स डिपॉजिट, करंट, सेविंग हमने सब बात की है अध्याय 2 में। असेट साइड पर लोन जैसे पर्सनल लोन, हाउसिंग लोन, जिसकी हम बात अब इस अध्याय में करेंगे, ये रिटेल प्रोडक्ट है हमारे। रिटेल बैंकिंग के 3 बेसिक पहलू हैं। एक तो हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट उपलब्ध हैं आज की डेट में। डिपॉजिट में देखें तो आप सेविंग है, करंट है, सेविंग में भी आप देखें तो रक्षक है,
आपका जो है ना रक्षक के लिए अलग, शिक्षक के लिए अलग, विद्यार्थी के लिए अलग, दूसरे लोगों के लिए अलग, प्रीमियम अलग, वो बहुत सारे उत्पाद हैं, अगर हम सेविंग की बात करें। अगर हम इसी तरह से करंट की बात करें तो करंट में भी बहुत सारे उत्पाद उपलब्ध हैं। फिक्स्ड डिपॉज़िट में भी बहुत सारे उत्पाद हैं। इसी तरह से बहुत सारे उत्पाद उपलब्ध हैं, कई मल्टीपल प्रोडक्ट्स। अगर हम लोन की भी बात करें तो लोन में भी आप देखिए कि बहुत सारे लोन हमारे पास शिक्षा शिक्षा का ऋण है, उसके बाद हमारे पास होम लोन है, हमारे पास व्हीकल लोन है, हमारे पास कंज़म्पशन के लोन है, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है। आप देखिए कि कितने उत्पाद हमारे पास उपलब्ध हैं। इसी तरह से इंश्योरेंस के प्रोडक्ट भी आप देखिए, इन्वेस्टमेंट्स के ऑप्शन भी देखिए, विकल्प भी देख लिए, आप सिक्योरिटीज़ में भी देखिए आप। तो हमारे पास बहुत सारे उत्पाद जो है ना उपलब्ध हैं इसमें, चाहे वो हमारे डिपॉज़िट्स हों, चाहे बोरोइंग्स हों, चाहे हमारे एसेट्स हों। इसके साथ-साथ डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना मल्टीपल चैनल्स। देखिए, आप कहीं पर भी किसी इस इनमें से किसी भी उत्पाद को लेने के लिए कहीं से भी आवेदन दे सकते हैं। शाखा में जाकर भी दे सकते हैं। एटीएम के माध्यम पे भी आवेदन कर सकते हैं। आपके माध्यम से भी, बीसी के माध्यम से भी आवेदन किया जा सकता है। बैंकों के जो कॉल सेंटर हैं, अगर वो कॉल करते हैं, तो वहाँ से भी आपको आवेदन किया जा सकता है। डिजिटल बैंकिंग है, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। फ़ोन बैंकिंग से आप आवेदन कर सकते हैं। आप इन सब उत्पादों का लाभ जो है, वो अगर आवेदन करना है, सब्सक्राइब करना है, लेना है आपको, इनमें से किसी भी माध्यम से, किसी भी चैनल से आप ये प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, ले सकते हैं, इन सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। इसी तरह से अगर हम कस्टमर ग्रुप की बात करें तो कस्टमर में भी देखिए आप रिटेल जो कस्टमर है हमारा, जो इंडिविजुअल कस्टमर्स हैं, उसमें सैलरीड है, उसमें स्मॉल ट्रेडर्स है, उसमें कॉर्पोरेट्स हैं हमारे पास, उसमें बड़ी जो हाई सैलरी वाले जो लोग हैं, एचएनआईज़ जो हैं, वो मीडियम जो मैनेजमेंट के जो लोग हैं। अब देखिए कि कस्टमर ग्रुप जो है ना, जो हमारे मान लीजिए गृहिणियाँ हैं, हमारी जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, पेशेवर लोग हैं, हमारे पास बहुत सारे कस्टमर ग्रुप हैं आज की तारीख में। रिटेल, छोटे और मीडियम बिज़नेस और कॉर्पोरेट। रिटेल लैंडिंग की लोन वैल्यू, अगर हम बात करें तो उसकी लोन की वैल्यू की अगर हम बात करें तो ये 20,000 रुपए से 1 करोड़ के बीच में होती है। और ये आमतौर पर जो लोन है, घर के लोनों को छोड़कर, हाउसिंग लोन को छोड़कर, ये 5 से साल साल में पुनर्भुगतान कर दिया जाता है, भुगतान हो जाता है। लेकिन जो घर के लोन हैं, वो 15 से 20 साल उसमें लगते हैं। उसमें 15 से 20 साल का वक़्त दिया जा सकता है और कहीं-कहीं पर तो इससे भी ज़्यादा 25 से 30 साल का वक़्त भी आपकी जो है ना, जो उम्र है, लेने वाले की जो ऋण का जो है, ऋणी जो है, उसकी उम्र पर निर्भर करता है, उसकी आय पर निर्भर करता है कि उसको कितना लंबे समय तक पुनर्भुगतान उससे लिया जा सकता है। अब हम बात करें लोनों के प्रकार की, लोन के प्रकार में सबसे पहले जो है ना, वो अगर हम टारगेट ग्रुप की बात करें कि लोन को हमारी वरीयता किस पर है, किसको हम देना पसंद करते हैं। हम होम लोन किसको देना पसंद करते हैं? होम लोन देना पसंद करते हैं जो वेतनभोगी लोग हैं, सैलरीड क्लास हैं, जो हमारे स्वरोजगारी हैं, जो हमारे पेशेवर जो लोग हैं। पर ऐसा नहीं, व्यापारी को या जो व्यवसायी है उसको, सबको देते हैं। लेकिन अगर हम वरीयता की अगर हम बात करें, प्रेफ़रेंस की अगर हम बात करें, तो हम वेतनभोगी लोगों को, सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों को देना पसंद करते हैं ज़्यादा। इसी तरह से आपका जो वाटर लोन है, सैलरीड क्लास और सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल, वो भी उन्हीं को ही हम देना पसंद करते हैं। लेकिन इसी के साथ-साथ मेरा हमारा ये देखना भी है कि हम ट्रेडर्स को, बिज़नेसमैन को, सबको उनको भी देते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सैलरीड क्लास आ जाएगा तो कोई उसको नहीं देंगे, उसको भी देते हैं। अगर उसी तरह से जो हमारे शेयर्स के जो लोन्स एडवांसेस हैं, अमीर लोगों को देते हैं, बिज़नेसमैन एंड ट्रेडर्स को देते हैं हम। छोटे मतलब जो हमारे इंडिविजुअल या रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, छोटे निवेशक हैं, वो ज़्यादातर लोन उनको ज़रूरत नहीं पड़ती। व्यापार के लिए ज़रूरत पड़ सकती है, वो अपना बड़ा शेयर जो है ना, वो जो बड़े-बड़े कंपनियों के जो शेयर्स हैं, उनको जो है ना, वो मॉर्टगेज कर सकते हैं। इसी तरह से जो पर्सनल लोन है, अगर हम पर्सनल और व्यक्तिगत या कंज़म्पशन लोन की बात करें तो सैलरीड क्लास फिर हमारे सामने है, वरीयता में आते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड भी आते हैं, प्रोफेशनल्स हैं, ट्रेडर्स हैं, बिज़नेसमैन हैं, सबको दिए जा सकता है।
अलग अलग बैंकों की अलग अलग नीति और अलग अलग पात्रता हो सकती है, उसकी जो है ना वो परिभाषाएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इनको ना दे सकें। इसी तरह से क्रेडिट कार्ड वालों को भी, अगर हम क्रेडिट कार्ड देखें तो सैलरी जो पाने वाले जो लोग हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, प्रोफेशनल पेशेवर जो लोग हैं, व्यवसायी हैं, व्यापारी हैं, जो छोटे व्यापारी, मध्यम व्यापारी, बड़े व्यापारी, सबको, कोई भी ऐसा नहीं है जो टारगेट ग्रुप में नहीं है या जिसको नहीं दिया जा सकता। सिर्फ हमें अपने को ये देखना है कि उसके पास आय का पर्याप्त साधन है, आय के उसके पास पर्याप्त साधन है, और वो समय से, चाहे क्रेडिट कार्ड ले, पर्सनल लोन ले, चाहे ऑटो लोन ले, होम लोन ले, वो समय से भुगतान उसका कर सकेगा, उसको कर सकने में सक्षम है। ये हमारी प्रथा रहेगी। 25-26। अब आ जाती है बात शिक्षा ऋण की, एजुकेशन लोन की। बैंकों की एजुकेशन लोन स्कीम का मकसद स्टूडेंट्स को भारत और विदेश में हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा के लिए फाइनेंशियल मदद देना है, ताकि ऐसा ना हो कि कोई भी पैसे के अभाव में अगर वो उच्च शिक्षा लेना चाहता है, वो मैरिटोरियस है, जो है ना वो मेरिट में अच्छा नाम कमाया है, उसे शिक्षा में अच्छा कर रहा है, पैसे के अभाव में ऐसा ना हो कि वो जो है ना वो उच्च शिक्षा से रह जाए। ऐसे विद्यार्थियों को, जो ऐसे मेधावी जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, उनको जो है ना वो वित्तीय मदद पहुंचाने का काम हम शिक्षा ऋण के माध्यम से करते हैं। उसका उद्देश्य यही है। इसी तरह से इंडियन बैंक एसोसिएशन जो है हमारी, उसने जो है ना एक मॉडल एजुकेशन लोन स्कीम बनाई है। उसके फीचर्स कुछ रखे हैं। एक सबसे पहले उसके अंदर लिखा है कि स्टूडेंट एलिजिबिलिटी, कौन कौन से जो जो स्टूडेंट्स हैं, जो छात्र हैं, वो पात्र हैं इस लोन के लिए। स्टूडेंट इंडियन नेशनल होना चाहिए, भारतीय नागरिक होना चाहिए, जिसमें जो है ना वो हमारे अप्रवासी जो भारतीय हैं वो भी शामिल हैं। कम से कम उसको जो है ना वो, उसने जो है ना 10+2 किया, उसके बराबर की परीक्षा पास कर ली हो, और जिस जो है ना पाठ्यक्रम में वो जाना चाहता है, उसमें उसका जो प्रवेश है, या तो मेरिट के आधार पर हुआ हो, या उसका जो है ना वो प्रवेश परीक्षा के आधार पर हुआ हो। और ऐसा कोई भी भारत या विदेश में किसी भी मान्यता प्राप्त रिकॉग्नाइज्ड हायर एजुकेशन कोर्स में मिलना मोबाइल में देखो होना आपके, जरूरी है, होना चाहिए उसके तो पास। हमारे हाथ से थोड़ी किया हुआ है वो सब। विदेश में पढ़ाई के हाथ लिए से अगर थोड़ी कोई किया हुआ है, आपके एजुकेशन मोबाइल में जैसा है इंस्टीट्यूट वैसे ही आएगा। मांगे तो बैंक अपनी नीति के अनुसार उसको जो है ना वो इनवाइट या कंडीशनल ऑफर लेटर लेने के आधार पर मोबाइल से वो लोन पर कंप्यूटर विचार थोड़ी है कर वो, सकता है। मोबाइल से अगर वो स्क्रीनशॉट ऐसा मारा कहे हुआ है। कि मैंने जो है ना वो आपको जो है ना वो कंडीशनल ऑफर दिया है, अगर आप तो ऐसा ऐसा अगर कनेक्ट मुझे होता है फंड क्या? दिखा दोगे तो मैं आपको जो है ना वो प्रवेश दे दूंगा। उसमें ऐसे ही आएगा अगर वो ऐसा पीडीएफ। कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट पीडीएफ से मांगता है पीडीएफ विदेश भेजो, में पढ़ाई के लिए, तो बैंक पीडीएफ भेजो, अपनी पीडीएफ नीति के भेजो। अनुसार अपनी मर्जी से इस पर विचार कर सकते हैं। अगर इसके साथ अगर हम एलिजिबल कोर्सेज की बात करें तो अलग अलग सरकारी सब्सिडी स्कीम के तहत शुरू किए कोर्स, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या पीजी के लिए मंजूर कोर्स, यूजीसी सरकार, एआईसीटीसी, एआईबीएम, आईसीएमआर वगैरह की मान्यता प्राप्त डिप्लोमा या सर्टिफिकेट, साइन नहीं किया ना? आईसीडब्ल्यूए, सीए, सीएफए साइन। वगैरह जैसे कोर्स, आईआईएम, आईआईटी, एक्सएस, आईएसएस, आईएस, आईआईएससी, एक्सेलराई, एनएफएड, एनआईडी वगैरह के कोर्स, रेगुलर डिग्री डिप्लोमा कोर्स जैसे एरोनॉटिकल पायलट ट्रेनिंग, शिपिंग, नर्सिंग में डिग्री डिप्लोमा, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, शिपिंग, इंडियन नर्सिंग काउंसिल या किसी दूसरी रेगुलेटरी बॉडी से अप्रूव्ड कोई दूसरा डिसिप्लिन अगर कोर्स इंडिया में किया जाना है। भारत में जाने माने विदेशी यूनिवर्सिटीज द्वारा ऑफर किए गए अप्रूव्ड कोर्सेज, उनके लिए भी शिक्षा का ऋण दिया जा सकता है। विदेश में अध्ययन के लिए अलग अलग सरकारी सब्सिडी के तहत बनाए गए कोर्स, बताए गए कोर्स। अगर आपने स्नातक परीक्षा करनी है, जाने माने यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन द्वारा ऑफर किए जाने वाले जॉब ओरिएंटेड प्रोफेशनल टेक्निकल कोर्स, इसी तरह से स्नातकोत्तर, एमबीए, एमसीए, एमबीए, एमएस आदि, सीआईएमएन लंदन, यूएसए में सीपीए वगैरह चलाए गए जाने वाले कोर्स,
उनमें भी डिग्री डिप्लोमा जैसे एरोनॉटिकल पायलट ट्रेनिंग शिपिंग वगैरह शर्तें बशर्ते इन्हें भारत या विदेश में नौकरी के लिए काबिल रेगुलेटरी बॉडी द्वारा मान्यता मिली हो, एम्प्लॉयबिलिटी हो, एक कोर्स करने के बाद आपको जो है ना वो रोजगार मिले, रोजगार उन्मुखी होने चाहिए जो भी कोर्स हो आपके। ऐसा नहीं है कि आप पैसा खर्चा करें, लोन भी लें और रोजगार ना मिले। लोन के लिए खर्चे कौन-कौन से खर्चे हैं जिस पर जो है ना वो हम जो है ना वो जिनकी रिएम्बर्समेंट दे सकते हैं। कॉलेज एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को दी जाने वाली फीस, हॉस्टल चार्ज, एग्जामिनेशन फीस, किताबों की कीमत, इक्विपमेंट, कंप्यूटर वगैरह ये सब इसमें जो है ना वो लोन दिए जा सक ये जो है ना वो खर्चे में कवर किए जा सकते हैं। लोन इन सब खर्चों के लिए लोन दिया जा सकता है। विदेश की पढ़ाई के लिए इनके साथ-साथ ट्रैवल का एक साइड का ट्रैवल का खर्चा, उसका ट्रैवल एक्सपेंस, स्टूडेंट और को-बॉरोवर के लिए लाइफ कवर के लिए लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भी इसमें जो है ना वो कवर कर सकते हैं, उसके लिए भी लोन दिया जा सकता है। वित्त की मात्रा अगर हम बात करें, वित्त की मात्रा जो है एलिजिबल खर्चों के हिसाब से खर्चों का पूरा करने की ज़रूरत के हिसाब से फाइनेंस पर विचार किया जाएगा। इसमें तय जो है ना मिनिमम मार्जिन का ध्यान रखा जाएगा कि जो जितनी भी ज़रूरत है उसके हिसाब से आपको लोन दिया जा सकता है। लेकिन जहाँ कहीं भी अगर जो निर्दिष्ट जो मार्जिन हैं, मिनिमम जो मार्जिन है, जो पैसा आपके द्वारा लगाया जाना है, उसको ध्यान में रखा जाएगा। फाइनेंस की मात्रा का आंकलन करते समय बैंकों को यह पक्का करना होगा कि स्टूडेंट को ना तो ज़्यादा फाइनेंस मिले और ना ही कम। अगर कम मिलेगा तो कोर्स अधूरा रह सकता है, उसका रोज़गार मिलना प्रभावित हो सकता है और हमारा लोन खराब हो सकता है, अगर कम दिया गया। और ज़्यादा दिया गया तो वो भी डाइवर्सिफ़ाई हो सकता है, ऐसे जगह लगाया जा सकता है जहाँ से उसको जो है ना वसूल ना किया जा सके और बैंक का जो है ना वो पैसा जो है ना खतरे में पड़ सके, ना पड़ जाए ऐसा। इसलिए ऐसा ध्यान में रखा जाएगा, तो आंकलन करते समय यह ज़रूर ध्यान रखा जाए कि ना तो ज़्यादा दिया जाए और ना ही कम दिया जाए। इसके बाद आता है आपका अंतर, मार्जिन जो है वो क्या से रखा जाएगा। 4 लाख रुपए तक की किसी की अगर शिक्षा ऋण की ज़रूरत है तो उसका जो है ना वो मार्जिन है 0 रहेगा। 4 लाख रुपए से साढ़े 7 लाख रुपए तक का जो उसकी ज़रूरत है ऋण की, तो अगर भारत में पढ़ाई करनी है तो उसको 5% अपने पास से लाना पड़ेगा और अगर विदेश में पढ़ाई करनी है तो उसको 15% अपने पास से लाना पड़ेगा। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, मान लीजिए किसी का कुल खर्चा पढ़ाई पर 5 लाख रुपया होना है और उसको भारत में ही पढ़ना है, तो 5 लाख रुपए में से 25,000 रुपए वो लाएगा और 4,75,000 रुपए बैंक देगा। और अगर उसको विदेश में पढ़ाई करनी है तो उसमें से 75,000 रुपए उसको लाना पड़ेगा और 4,25,000 रुपए बैंक देगा उसको। इस तरह से बैंक जो है वो मार्जिन जो है ना वो निश्चित किए जाते हैं। और जहाँ तक 7.5 लाख रुपए से लोन के से ज़्यादा की ज़रूरत की बात है, तो बैंक अपने विवेक पर अपनी नीति के अनुसार उससे मार्जिन ले सकता है। लेकिन अगर 7.5 लाख रुपए तक का लोन अगर लोन गारंटी के लिए पात्र है, एलिजिबल है, तो उसमें भी जो मार्जिन है वो निल है, कोई मार्जिन नहीं होगा, शून्य मार्जिन होगा अगर वो लोन गारंटी के लिए एलिजिबल है तो। अब इसमें सिक्योरिटी की बात करें, अगर हम सुरक्षा क्या लेना है आपको, एजुकेशन लोन के लिए क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम के तहत 7.5 लाख रुपए तक कोई भी एडिशनल कोई भी अतिरिक्त कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं ली जाएगी, कोई अतिरिक्त जो है ना वो आपसे सुरक्षा नहीं ली जाएगी। 7.5 लाख रुपए तक के लिए तो अगर कोई सुरक्षा नहीं है, लेकिन हालांकि कोई कोलेटरल फ्री है, कोई अतिरिक्त सिक्योरिटी नहीं ली जाती, लेकिन इसके साथ साथ माता पिता या गार्जियन जो है वो उनको जो है ना को बारोवर बनाया जाएगा। और अगर आपका ऋण जो है वो 7.5 लाख रुपए से ज़्यादा का है, तो उस सहज दायित्व के साथ-साथ उनको जो है ना वो दायित्व बनाने के साथ-साथ सहज को-बरोवर बनाने के साथ-साथ कोई भी जो है ना वो सॉलिड या टैंजिबल कोलेटरल सिक्योरिटी ली जाएगी। प्रॉपर्टी वगैरह जो भी होगा वो टेंजिबल सिक्योरिटी ली जाएगी।
उसके बाद आता है ब्याज दर। बैंक एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट के आधार पर बैंक जो है ना वो ब्याज दरें तय करेगा। जो हमने देखा चौथे अध्याय का जो सबसे आखिरी जो स्लाइड थी, जिसको आज मैंने फिर से दोहराया है, उसी में ही उसमें भी बेंचमार्क की बात की गई थी। तो बेंचमार्क जो एक्सटर्नल बेंचमार्क है, जो बैंक का जो रिजर्व बैंक का रेपो रेट है, या एफबीआईएल का जो सरकारी जो ट्रेजरी का 3 महीने का जो रेट है, या 6 महीने का जो रेट है, या अन्य कोई बेंचमार्क जो है उसके आधार पर ब्याज तय किया जाएगा। अगर हम पुनर्भुगतान की बात करें तो इसके अंदर जो ना जो रीपेमेंट हॉलिडे है, किस्त कब से शुरू होगी? किस्त शुरू होगी जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और उसके भी 1 साल के बाद, जब तक कि आपको रोजगार नहीं मिल जाता। 1 साल। मान लीजिए किसी ने जुलाई 26 में कोर्स शुरू किया, तो उसका उसने बीटेक ज्वाइन किया है, मान लीजिए 4 साल का कोर्स है, या बीएससी ज्वाइन किया 4 साल का कोर्स है, तो 4 साल 2030 में कंप्लीट हो जाएंगे उसके। उसके बाद भी 1 साल और उसको दिया जाएगा, तो उसकी जो किस्त शुरू होगी वो 2031 में जाके शुरू होगी। और उसके लिए किस्त शुरू होने के बाद 15 साल और ले सकता है वो। रिपेमेंट शुरू होने के 15 साल में उसको देना होगा। मान लीजिए आज अगर कोई लोन लेता है और जिसने बीटेक करनी है, तो उसके पास 20 साल का वक्त है उसको पैसा वापस करने के लिए। पैसा वापस करने के लिए उसके पास 20 साल का वक्त है। अब बात आ गई हमारे पास आवास ऋण की। आवास ऋण सबको पता है, घर बनाने की सबको जरूरत है, सब बनाने का प्रयास भी करते हैं। बैंक और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों से जमीन का प्लॉट खरीदने, किसी ने घर बनाने के लिए प्लॉट खरीदना है उसके लिए, उसके ऊपर घर बनाने के लिए, या घर खरीदने के लिए, या रेजिडेंशियल फ्लैट बनाने या खरीदने के लिए, या मौजूदा घर के रेनोवेशन के लिए मंजूर किए गए लोन को हम हाउसिंग फाइनेंस या लोन माना जाता है। इसकी विशेषताएं क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? लोन जो घर खरीदने, बनाने, अपग्रेड करने, बढ़ाने के लिए उस वो जो है ना वो उसको जो है ना आवास ऋण माना जाता है। उनके सब उद्देश्यों के लिए घर के लोन दिए जा सकते हैं। ऋण की मात्रा की अगर हम बात करें तो जो भी उसके ऊपर खर्चा आएगा, इंटीरियर डेकोरेशन का खर्चा या जो भी खर्चा है, उसको जमीन का खर्चा, उसके ऊपर घर बनाने का खर्चा, उसके ऊपर इंटीरियर डेकोरेशन का खर्चा, जो भी खर्चा आएगा सभी खर्चों से शामिल है। उसके आधार पर जो है ना ऋण की मात्रा तय की जा सकती है। लेकिन ये बात ध्यान में रखेगी कि जो उसका जो मैक्सिमम जो लोन है, वो उसकी जो मार्केट वैल्यू है, उसके एक अनुपात के अनुसार ही दिया जा सकता है। मान लीजिए कुल खर्चा, हमने ऋण की मात्रा को देखते हुए कुल खर्चा हमारा 1 करोड़ आता है, और जो है ना वो जो उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो मान से उसकी मार्केट वैल्यू भी जो है ना वो 1 करोड़ है। लेकिन हम एक सेकंड। हेलो, हाँ जी लेगी सर। हेलो। 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 तो लोन टू वैल्यू जो है, ऋण की मात्रा उस पर आधारित होती है। उधारकर्ता जो है ना वो इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, सिंगल भी हो सकते हैं, ज्वाइंट और कॉर्पोरेट कोई भी हो सकता है। उधारकर्ता के जो प्रकार हैं, इनमें से हम किसी को भी दे सकते हैं। सिंगल को भी दे सकते हैं, ज्वाइंट को भी दे सकते हैं, कॉर्पोरेट्स को भी दे सकते हैं। हेलो, हाँ जी प्रवीण जी। नमस्कार। हाँ, ठीक है भाई। हाँ, तो आप ऐसा कर दो। आप अच्छा, ओके, तो फिर हाँ, T45 कर दो 28 तारीख का। और 30 का भी 345 कर दो अगर है तो। हम्म। हम्म।
ठीक, थैंक यू। इसमें पात्रता एलिजिबिलिटी क्या है? होम लोन की एलिजिबिलिटी उम्र, फाइनेंशियल उसकी स्थिति, क्रेडिट हिस्ट्री, उसकी क्रेडिट स्कोर, दूसरी फाइनेंशियल जिम्मेवारियां, अगर उसने कोई और लोन लिया हुआ है, ऐसी क्राइटेरिया पर निर्भर करेगी। लोन का समय अगर मीडियम टर्म है तो 3 से 5 साल, और बहुत लंबे समय तक जाएगा तो 15 से 20 साल माना जाता है। इंटरेस्ट रेट इसमें फिक्स्ड और फ्लोटिंग दोनों हो सकते हैं। इंटरेस्ट रेट मार्केट की कंडीशन को ध्यान में रखकर फिक्स किए जाते हैं। अगर हम इसी में सिक्योरिटी की अगर हम बात करते हैं तो लोन लेने वाला बैंक के फेवर में जमीन या दूसरी अचल प्रॉपर्टी खरीदी या बनाई जा रही है जो पहले से बनी हुई है, उसका जो है ना वो पहला मॉर्गेज इक्विटेबल या रजिस्टर्ड कर सकता है, फर्स्ट मॉर्गेज। अगर रजिस्टर्ड मॉर्गेज करना है तो रजिस्टर्ड मॉर्गेज के मामले में मॉर्गेजर को रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंस के पास रजिस्टर किया जाएगा अगर रजिस्टर्ड मॉर्गेज होगा तो। हालांकि जो इक्विटेबल मॉर्गेज है उसमें भी अलग अलग राज्यों के अलग अलग नियम हैं, वहां पर भी आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ सकता है किसी भी तरीके से। गारंटी, गारंटी उन मामलों में ली जाती है जब ऋणी के पास जो लाया गया मार्जिन है वो कम हो या बारोर की नेटवर्थ काफी कम हो, तो ऐसे में हम उसको कह देते हैं भी गारंटी ले आओ। गारंटी के साथ साथ जो उसका जो गैप है वो पूरा हो जाता है, वो हम उसको जो है ना वो गारंटी को लेकर उससे जो है ना वो पूरा कर देते हैं। डॉक्यूमेंट, प्राइमरी नोट, प्रॉमिसरी नोट, लोन एग्रीमेंट, लोन आदि की किस्तों से जल्दी पेमेंट के लिए एक सही अंडरटेकिंग, गारंटी लेटर जहां पर भी लागू हो वो उससे डॉक्यूमेंट लिए जाते हैं। जहां तक पुनर्भुगतान की बात है, आमतौर पर ईएमआई के रूप में होता है। और अगर स्टेप अप रीपेमेंट की भी बात करें तो कभी कभी हम लोन लेने वालों के पास तय ईएमआई के लिए जरूरी इनकम नहीं होती शुरुआती दौर में, शुरुआती सालों में, इसलिए उन लोगों के लिए कम ईएमआई रख दी जाती है और बाद में सालों में ये ईएमआई जो है ना वो बढ़ा दी जाती है। कैश फ्लो बढ़ने की उम्मीद होती है, इसको हम कहते हैं स्टेप अप लोन, इसको हम कहेंगे स्टेप अप लोन। इस तरह से हम इसको जो है ना वो कर सकते हैं। अब बात आ गई हमारे वाहन ऋण, जो हमारे दोपहिया वाहन और चार पहिया वाहन, हल्के मोटर व्हीकल, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, उनके खरीद के लिए। जो आवास ऋण है वो हमारे जो रिटेल लैंडिंग पोर्टफोलियो है उसके आधा आधा हिस्सा जो है ना होम लोन है, 50%। और जो वाहन ऋण है वो 1/3 है। जो होम लोन है वो आधे हैं और जो वाहन है वो 1/3 है। इसकी विशेषताएं क्या है? ऋण का उद्देश्य के लिए गाड़ी, टू व्हीलर, फोर व्हीलर खरीदना। ऋण की अवधि आमतौर पर 3 से 7 साल। ये अनुमानित इनकम कैश फ्लो गाड़ी के नेचर कॉस्ट पर निर्भर करेगा कि उसकी कितनी अवधि होनी चाहिए। और अगर हम कोई पुरानी कार लेता है तो उसकी जो है ना वो रिपेमेंट जो है ना 2 साल कम हो सकती है, 2 साल। इंटरेस्ट रेट आमतौर पर फ्लोटिंग रहता है। ये रेट हाउसिंग लोन के रेट से थोड़ा सा ज्यादा होते हैं इनकी, अगर हम इसकी बात करें तो। सिक्योरिटी में जो गाड़ी के द्वारा बैंक के माध्यम से खरीदी जाती है उसका हाइपोथिकेशन करवाया जाता है। हाइपोथिकेशन चार्ज को जो है ना वो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के पास रजिस्टर करना होता है। टैक्सी के लिए लोन के मामले में श्योरिटी या पर्सनल गारंटी तय की जाती है और ये आमतौर पर ईएमआई के रूप में रीपेमेंट इसका होता है, जैसा कि होम लोन में होता है या पूरे रिटेल सेगमेंट में होता है, तो वो ईएमआई के रूप में ही होता है। अब बात आ गई हमारी वाइट गुड्स हैं, जो हमारी उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं के लिए जो ऋण है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जिनको कहते हैं, जो है ना वो जो बैंकों और बैंक फाइनेंस कंपनियों से वाइट गुड जैसे रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, टेलीविजन सेट, म्यूजिक सिस्टम, माइक्रोवेव, इलेक्ट्रिक ओवन, किचन के दूसरे सामान वगैरह खरीदने के लिए दिए गए लोन इस कैटेगरी में आते हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन के फीचर्स। 15 से 30 दिन लोन का मकसद
व्हाइट गुड्स खरीदना जो ऊपर लिखी गई हैं। सिक्योरिटी जो सामान खरीदा है उसकी हाइपोथिकेशन। रजिस्ट्रेशन, हाइपोथिकेशन चार्ज, रोड ट्रांसपोर्ट ये इसके ऊपर लागू नहीं होता क्योंकि ये जो है ना वो व्हीकल नहीं है। रोड ट्रांसपोर्ट वहाँ वो चार्ज होता है जहाँ पर हम व्हीकल खरीदते हैं। गारंटी इसमें ज़रूरत नहीं है, जबकि लोन देने वाली कंपनी इनकम और कैश फ्लो के हिसाब से आपको लोन देती है। ईएमआई के रूप में इसका जो है ना रीपेमेंट होता है। इंटरेस्ट रेट भी आप देखिए तो फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट या होम और व्हीकल के पर इसके जो ब्याज दरें होती हैं, वो घर के ऋण और जो व्हीकल के जो ऋण ऋण होते हैं, उनसे थोड़ी-सी ज़्यादा होती है। अब बात आ गया आपके पास कंज़म्पशन, उपभोग के जो ऋण हैं। ये लोन खास मकसद के लिए जिनका आखिरी इस्तेमाल तय नहीं होता। कंज़म्पशन की खासियतें क्या हैं? लोन का मकसद जैसे आपने कहीं पे घूमने-फिरने जाना है, मैरिज के लिए चाहिए, दूसरे फंक्शन इवेंट के लिए चाहिए। हो सकता है कि जिसमें ज़्यादा खर्चा हो या परिवार के कोई सदस्य की कोई बीमारी है, उसके लिए चाहिए आपको। तो इनका जो है ना मकसद ये होता है कंज़म्पशन का। इसमें जो है ना वो आप एंड यूज़ नहीं देखा जाता कि आपने पैसा वो इस्तेमाल कहाँ पर किया। लोन का समय आमतौर पर 36 महीने से ज़्यादा नहीं होता। रीपेमेंट इसका भी ईएमआई के रूप में ही होता है। इंटरेस्ट रेट इसमें भी फ्लोटिंग होते हैं जैसे दूसरे रिटेल सेगमेंट में, पर ब्याज दरें थोड़ी-सी इसकी भी ज़्यादा होती हैं। सिक्योरिटी इसमें कोई टेंजिबल सिक्योरिटी नहीं होती। गारंटी वहाँ पर ली जाती है जहाँ पर जो है ना वो नेटवर्क या कैश फ्लो कम होता है, पर्याप्त नहीं होता और या टेंजिबल सिक्योरिटी नहीं होती, वहाँ हम गारंटी की बात करते हैं, गारंटी के लिए उसको बोल देते हैं। उसके बाद आता है ओवरड्राफ्ट। ये बैंक अपने कस्टमर्स को करंट अकाउंट में देते हैं, जिससे कस्टमर अपने कैश ज़रूरतों के हिसाब से एक ते एक तय लिमिट तक ओवरड्राफ्ट यानी क्रेडिट बैलेंस से ज़्यादा आप विथड्रॉ कर सकते हैं। इसकी विशेषताएँ, ओवरड्राफ्ट की विशेषताएँ क्या हैं? मकसद क्या है? ओवरड्राफ्ट सुविधाओं का क्रेडिट पाने की काबिलियत वाले कर्ज़दारों के लिए ऑमनिबस या आम मकसद के लिए अचानक आने वाली ज़रूरतों, अचानक कैश की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए विचार किया जाता है, अगर हम मकसद की बात करें तो। इसके टर्म की बात करें तो ये जो है ना वो पेएबल ऑन डिमांड होती है, सुविधा माँग पर चुकानी होती है। इंटरेस्ट रेट सबसे ज़्यादा होते हैं, फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट होते हैं सबसे ज़्यादा। सिक्योरिटी कोई नहीं ली जाती, अनसिक्योर्ड होते हैं। गारंटी इसमें आमतौर पर नहीं ली जाती। मौजूदा अकाउंट होल्डर के लिए डॉक्यूमेंटेशन आसान है और कम समय लगता है। आसान डॉक्यूमेंटेशन ईज़ी है और लेस टाइम कंज्यूमिंग है। ये लेस टाइम कंज्यूमिंग है। अब बात आ गई हमारे पास क्रेडिट कार्ड की। कई बैंक सीधे या सब्सिडरी या एफिलिएट्स के ज़रिए चैनल्स के ज़रिए डेबिट और क्रेडिट कार्ड दोनों जारी करते हैं। ये दोनों कार्ड सामान और सर्विस के लिए सामान भी खरीदे जा सकते हैं और इनसे जो सेवाएँ हैं वो भी ली जा सकती हैं। कैशलेस खरीदारी सुविधा प्रदान करते हैं, जो आसान और सुरक्षित है। जबकि क्रेडिट कार्ड कुछ फ्री क्रेडिट पीरियड पीरियड देते हैं, जबकि डेबिट कार्ड के मामले में कार्ड होल्डर के अकाउंट में खरीदारी के ट्रांज़ैक्शन की रकम तुरंत डेबिट हो जाती है। जितना आपका बैलेंस है, उतनी ही राशि की जो है ना वो आप सामान खरीद सकते हो। उससे ज़्यादा राशि का सामान आप नहीं खरीद सकते, जहाँ तक डेबिट कार्ड की बात है। क्रेडिट कार्ड में एक सीमा होती है, एक सीमा तक आप वो क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका भुगतान जो आपको बाद में करना होता है। क्रेडिट कार्ड में आप कभी-कभी इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर सकते हैं। आप वो ईएमआई में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जो आपने खरीदारी की है। अब आगे हमारे पास जो हमारे सूक्ष्म इकाइयाँ हैं, जो सूक्ष्म इकाइयाँ हैं, उसके अंदर जो है ना, जो हमारे ऋण है वो स्लाइड को कुछ इश्यू है, वो चल नहीं रही है।
अगर हम सूक्ष्म इकाइयों की बात करें तो हाँ, ये आएगा आपके सामने। यस, जो सूक्ष्म उद्यम है, एक मिनट में देख लूँ, ये आपके सामने आएगा ना। यस, तो सूक्ष्म इकाइयां यहाँ एक ऐसा उद्यम उद्यम है जो सूक्ष्म इकाइयां हैं, जहाँ संयंत्र और मशीनरी उपकरण में निवेश 1 करोड़ से अधिक नहीं होता और कारोबार 5 करोड़ से अधिक नहीं होता। जो हमारे स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं, वो एक ऐसे उद्यम है जिसमें जो प्लांट एंड मशीनरी, संयंत्र और मशीनरी और उपकरण में निवेश 10 करोड़ तक से अधिक नहीं होता और कारोबार जो है ना 50 करोड़ से अधिक नहीं होता। अगर हम मीडियम एंटरप्राइजेस की बात करें तो ये एक ऐसे एंटरप्राइजेस हैं जहां प्लांट और मशीनरी या इक्विपमेंट में इन्वेस्टमेंट जो है ना 50 करोड़ से अधिक नहीं होता और टर्नओवर जो है ना 250 करोड़ से अधिक नहीं होता। ये इसकी जो है ना वो वर्गीकरण है, ये इसका क्लासिफिकेशन है, इस तरह से हम इसको जो है ना जानते हैं। अब बात आ गई हमारे पास मुद्रा की। माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड, मुद्रा, सरकार द्वारा ये स्थापित एक संस्था है जो माइक्रो और उद्यम की गैर कॉर्पोरेट, गैर कृषि की आय उत्पन्न करने वाली गतिविधियों को वित्त पोषण प्रदान करती है, जिनकी क्रेडिट जरूरतें 10 लाख रुपए से कम होती हैं, उनको मुद्रा लोन में दिया जाता है। इस स्कीम में लोन अमाउंट जो है ना वो इस तरह से कवर किया जाता है। शिशु लोन को हम 50,000 रुपए तक के लोन को शिशु लोन कहते हैं। 50,000 रुपए से ज्यादा 5 लाख रुपए तक के लोन को जो है ना किशोर लोन कहते हैं। 50,000 रुपए से 5 लाख रुपए से ज्यादा 10 लाख रुपए तक के लोन को जो है तरुण लोन कहा जाता है। सभी गैर कॉर्पोरेट छोटे व्यवसाय जैसे क्षेत्र, जैसे छोटी विनिर्माण इकाइयां, दुकानदार, फल सब्जी विक्रेता, ट्रक ऑपरेटर, खाद्य सेवा इकाइयां आदि मुद्रा योजना के अंतर्गत सहायता के उदाहरण हैं। वो सहायता के हकदार हैं, वो सहायता के हकदार हैं। इसके बाद आता है आपका किसान क्रेडिट कार्ड। इस स्कीम का मकसद किसानों को उनकी खेती और दूसरी जरूरतों के लिए बैंकों से एक ही जगह पर आसान और आसान प्रोसेस के साथ सही और समय पर मदद देना है। किसी स्कीम में ये लोग शामिल हैं: अकेले किसान, इंडिविजुअल फार्मर्स, जॉइंट लोन वाले जो मालिक हैं वो, जो हमारे किराएदार हैं जो लेसी फार्मर्स हैं, मौखिक पट्टेदार और लेसिस जो हैं, जो शेयर क्रॉपर्स हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, जो किसानों के जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप जिसमें किराएदार किसान शेयर क्रॉपर शामिल हैं। इसके साथ साथ पशुपालन करने वाले किसान और मछली पालन वाले करने वाले किसान, ये सभी के सभी किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत क्रेडिट कार्ड बनवाने के पात्र हैं। इसके अलावा जो सीमांत किसान हैं हमारे, जो मार्जिनल फार्मर हैं, पहले साल के लिए तय की जाने वाली शॉर्ट टर्म लिमिट 1 साल में एक ही फसल उगाने के लिए दी जाती है। के अलावा जो मार्जिनल फार्मर से अलावा जो दूसरे किसान हैं उनके लिए फसल के लिए फाइनेंस का पैमाना, खेती का एरिया, जमा कटाई के बाद घर घर और इस्तेमाल की जरूरतों के लिए लिमिट का 10%, खेती के सामान की मरम्मत और मेंटेनेंस के लिए खर्च लिमिट का 20%, फसल इंश्योरेंस और PIS और हेल्थ इंश्योरेंस और एसेट इंश्योरेंस सहित एक्सीडेंट इंश्योरेंस, दूसरे और उसके बाद के वर्ष के लिए सीमा, जियो फसल उगाने के मकसद से पहले साल की लिमिट ऊपर बताई गई जो है ना वो निर्धारित कर ली जाएगी। साथ ही हर अगले साल दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें वर्ष में लागत बढ़ने और फाइनेंस के लिए बढ़ोतरी की लिमिट 10%, और किसान क्रेडिट कार्ड के समय अनुमानित टर्म लोन का हिस्सा यानी 5 साल में वो क्या इन्वेस्टमेंट करेगा उसको अभी अंदाजा पहले ही लगा लिया जाता है और उन सबको जो है ना मिलाकर उसकी जो है ना वो लिमिट बना दी जाती है। 1 साल में अगर एक से ज्यादा फसल उगाने हैं, लिमिट ऊपर बताए गए तरीके से तय की जाएगी। जो पहले साल के
लिए सुझाए गए क्रॉपिंग पैटर्न के हिसाब से उगाई गई फसलों पर निर्भर करेगी। लेकिन साथ ही हर साल अगले साल कॉस्ट एस्केलेशन स्केल ऑफ फाइनेंस में बढ़ोतरी होने के लिए जो है ना वो एक्स्ट्रा 10% भी दिया जाता है। और निवेश के लिए अगर टर्म लोन है, अगर इन्वेस्टमेंट करना है उसने, टर्म लोन की ज़मीन की डेवलपमेंट है, छोटी हुई स्मॉल माइनर इरिगेशन है, खेती के लिए कोई सामान खरीदना है, खेती से जुड़े कार्यों के लिए कोई काम करना है उसको। लॉन्ग टर्म लोन की लिमिट 5 साल के समय में किए जाने वाले इन्वेस्टमेंट और किसान की लोन चुकाने की क्षमता के अनुसार बैंक इस पर विचार करेगा, उस पर विचार कर सकता है, उस पर आधारित होगा। जहाँ तक मार्जिनल फार्मर्स की अगर हम बात करें तो जमीन और उगाई की फसलों के आधार पर 10,000 से 50,000 तक की फ्लेक्सिबल लिमिट केसीसी तौर पर दी जा सकती है, जिसमें फसल कटाई के बाद वेयर हाउस की कमी से जुड़ी क्रेडिट जरूरतों और खेती के दूसरे खर्चे, खपत की जरूरतें वगैरह शामिल हैं। साथ ही ब्रांच मैनेजर के असेसमेंट के हिसाब से खेती के इक्विपमेंट खरीदने, मिनी डायरी, बैकयार्ड पोल्ट्री जैसे छोटे टर्म लोन इन्वेस्टमेंट भी दिए जा सकते हैं, और ये केसीसी 5 साल के लिए फिक्स कर दिया जाता है मार्जिनल फार्मर के लिए भी। इसकी जो अधिकतम अनुनय जो सीमा है वो कैसे है, 5वें साल की शॉर्ट टर्म लिमिट और अनुमानित लॉन्ग टर्म जरूरत दोनों मिलाकर मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट होगी, जिसे केसीसी लिमिट माना जाएगा। जिसे क्या माना जाएगा, केसीसी लिमिट माना जाएगा। इसका जो नवीकरण है, इसकी जो वैलिडिटी है वो क्या है, बैंक केसीसी का वैलिडिटी पीरियड तय करेगा और समय समय पर इसका रिव्यू करेगा। रिव्यू का नतीजा ये भी हो सकता है कि सुविधा को जारी रखा जाए, सुविधा को बढ़ाया जाए, सुविधा को कैंसिल किया जाए, सुविधा वापस ले ली जाए, और यह कर्ज लेने वाले के फसल पैटर्न और परफॉर्मेंस में बढ़ोतरी पर निर्भर करेगा। इसकी ब्याज दरें जो है ना वो बैंक और आरबीआई द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देश गाइडलाइंस के अनुसार लागू ब्याज दरें होंगी, उसके अनुसार उसके हिसाब से ब्याज दरें ली जाएंगी। कितने का मारने का डायरेक्ट बता दो ना, ऑफर नहीं चल रहा है। 300 का मार दूं? 300। अगर पुनर्भुगतान की अगर हम अवधि की बात करें तो यह समय बैंक उन फसलों की कटाई और मार्केटिंग के अनुमानित समय के हिसाब से तय करेंगे जिसके लिए लोन दिया गया है। इन्हें आमतौर पर 5 साल के समय में चुकाना होगा। इनको आमतौर पर 5 साल के समय में चुकाना होगा। और जहां तक वितरण चैनल की बात करें हम, इसके केसीसी बेनिफिशियरी को एक स्मार्ट कार्ड, डेबिट कार्ड दिया जाता है, जिसका इस्तेमाल नीचे दिए गए डिलीवरी चैनल के लिए किया जा सकता है। तो आप एटीएम पर जाकर पैसे निकाल सकते हैं, माइक्रो एटीएम से पैसा निकाल सकते हैं, स्मार्ट कार्ड इस्तेमाल करके बीसी से पैसा निकाल सकते हैं, इनपुट डीलर के पास जाके जहाँ से फर्टिलाइजर खरीदने हैं उनकी जो पास मशीनें जो लगी हैं वहां पर जाके आप पैसा निकलवा सकते हैं। आईएमपीएस कैपेबिलिटी वाली मोबाइल बैंकिंग या आईवीआर बैंकिंग के आधार पर आप पैसा निकलवा सकते हैं। आधार कार्ड वाला आपके पास कार्ड है, ईपीएस है, तो उसके माध्यम से आप पैसा निकलवा सकते हैं। तो बहुत सारे जो है ना वो इसके अंदर जो है ना वो विकल्प उपलब्ध हैं। जहाँ तक अगर हम वितरण चैनल की अगर हम बात करें, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की अगर हम बात करें, यूटिलिटी चैनल्स की अगर हम बात करें तो अब एक इसके अंदर आता है कि एक जो लाइफ जो लोन साइकिल होते हैं उसको किसको कहते हैं, जीवन ऋण जीवन चक्र क्या होता है। लोन साइकिल जो है, लोन लाइफ साइकिल वह समय होता है जब वह कर्ज लेने वाला लोन के लिए अप्लाई करता है, जब कोई भी कर्ज लेने वाला लोन अप्लाई करता है और लोन देने वाले को ब्याज के साथ लोन चुका दिया जाता है, उसको हम लोन साइकिल कहते हैं, उसको कहते हैं ऋण जीवन चक्र, उसका लोन साइकिल। और उसकी जो है ना वो विश्वसनीयता की जो परख है, जो जो बैंक जो उसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो कैसे परख की जाती है, उसकी परख की जाती है कि यह किसी व्यक्ति के पिछले क्रेडिट डीलिंग का स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है जो उसके क्रेडिट डिसिप्लिन को दिखाता है कि उसने पहले जो लोन लिया था वो कैसे वापस किया, अच्छे तरह से किया, कुछ किश्तों में देरी हुई,
या समय से वापस किया, उसके अनुशासन को दिखाता है कि जो उसने पहले जो वो सिक्योर्ड लिए हैं या अनसिक्योर्ड लिए हैं, चाहे वो सुरक्षित लिए हैं या असुरक्षित लोन लिए हैं, उनको कैसे भुगतान किया है उनका। क्रेडिट कार्ड का आंकलन होम लोन, उसका जो क्रेडिट स्कोर है ये 300 से 900 तक 3 डिजिट में हो सकता है, 300 टू 900, 300 से 900 तक के बीच में हो सकता है। क्रेडिट स्कोर का आकलन होम लोन, क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, ओवरड्राफ्ट जैसे क्रेडिट प्रोडक्ट में डीलिंग के आधार पर किया जाता है कि उसने जो है ना होम लोन लिया तो कैसा उसने पे किया, क्रेडिट कार्ड लिया तो उसकी क्या स्थिति है, पर्सनल लोन लिया तो उसको कैसे रीपे किया, ओवरड्राफ्ट है तो उसका क्या बिहेवियर रहा। इन सब के आधार पर जो है ना वो ये एक एनालिसिस बनाया जाता है, एक विश्लेषण किया जाता है। क्रेडिट स्कोर क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस और खुद भी बना सकते हैं, आप अपने आप भी निकाल सकते हैं, क्रेडिट इंस्टीट्यूशन किसको कह भी सकते हैं, सॉफ्ट इंक्वायरी भी कर सकते हैं, आप जो है ना वो उसकी जो है ना हार्ड इंक्वायरी भी कर सकते हैं। आप दोनों, आप कोई भी इसमें से इनमें से दोनों में से जो है ना वो कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, हार्ड इंक्वायरी भी कर सकते हैं, सॉफ्ट इंक्वायरी भी कर सकते हैं, क्रेडिट स्कोर क्रेडिट इंस्टीट्यूशन खुद भी बना सकते हैं। ये इस तरह से जो है ना वो ये हमारा जो अध्याय 6 था वो हमने पूरा किया, कंप्लीट किया। और अभी जो इसके ऊपर कोई भी आपकी जो कोई संदेह, कोई आपकी क्वेरी कोई भी होगी वो कल हम इस पर लेंगे। और अभी जो चैप्टर 6 है इसका जो रिवीजन है वो हम कल करेंगे। अभी आप अपनी जो है ना वो बुक भी पढ़ लीजिए, अगर आपको बुक, क्योंकि आपको मटेरियल मिल चुका है। मटेरियल में भी आप देख लीजिए, आपका कोई प्रश्न उसमें मिलता है, कोई आपको लगता है कि हाँ कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है, अगर जिन लोगों के पास बुक आ गई है तो वो बुक को भी पढ़ सकते हैं। वहाँ आपको कहीं लगता है कि आपको कोई स्पष्टीकरण चाहिए, कोई स्पष्टीकरण आपको चाहिए तो स्पष्टीकरण आप जो है ना वो आप उसमें भी आप देख सकते हैं कि स्पष्टीकरण जो है ना वो किस तरह से, अगर कोई भी आपका जो है ना वो कहीं पर भी आप को कहीं पर भी कोई समस्या है, चैप्टर जितने भी अभी तक हमने चैप्टर किए हैं, अध्याय किए हैं, चाहे दूसरा चैप्टर किया है, चौथा किया है, छठा किया है, हमने हमने अभी तक 3 अध्याय हमने इसमें कर दिए हैं। इसमें से तीनों में से किसी को भी अगर आप मटेरियल पढ़ते हैं और उसमें से कहीं पर भी किसी को भी अगर कोई कहीं पर कोई संदेह है, कोई दोबारा से कोई रिवीजन चाहते हैं तो हम उसको कर सकते हैं। आपका सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। कल फिर हम इस चर्चा को जारी रखेंगे। सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट। कोमल, आर यू देयर? कोमल मैम, अगर आप हैं तो मैं इजाज़त आपसे भी चाहता हूँ, आप सबसे इजाज़त लेता हूँ, आप सबसे थैंक विदा यू लेता सर। हूँ। आप सबका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू। सर अटेंडेंस हो गया क्या? हाँ अटेंडेंस हो गई है। मैम मेरा नहीं हुआ है। नाम बताइए आपका। प्रशांत पंडित, ये 18 है। ठीक है, ठीक है, आज का सेशन खत्म हो गया, अभी कल टाइम पे आ जाइए। ठीक है, मैं अभी बंद कर रही हूँ। हाँ। थैंक ओके यू मैम। ऑल। ओके।